तो वेकना उस केव लाइक स्ट्रक्चर में जाने से इतना डर क्यों रहा था और उसकी इतनी गंदी वाली फटकी हुई थी। अब देखो अभी यूएस और यूके जैसे लोकेशन पर स्ट्रेंजर थिंग्स का एक ड्रामा बहुत ज्यादा चल रहा है जिसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स द लास्ट शैडो। और इसकी कुछ चीजें स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 का जो वॉल्यूम 1 अभी आया है उससे काफी ज्यादा कोरिलेट कर रही है। यहाँ तक कि कुछ चीजों को तो डायरेक्टली ही ले लिया गया वहां से बस। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इसमें डफर ब्रदर्स का भी अच्छा खासा रोल है, यानी कि वही लोग जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स के पूरे यूनिवर्स को फॉर्म किया है और उसके प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करते हैं। इसलिए आज की वीडियो में पूरे उस ड्रामा की स्टोरी को जानते हैं और कुछ खाने पीने को लेके बैठना, क्योंकि स्टोरी जितनी ज्यादा लंबी है उतनी इंटरेस्टिंग भी है। अब इस ड्रामा की शुरुआत होती है यूएस के फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट से, जिसमें यूएस के जो दुनिया भर के साइंटिस्ट थे वो इस चीज को ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वो लोग अपने स्पेसशिप को किसी और लोकेशन में भेज सकते हैं, यानी कि टेलीपोर्ट करवा सकते हैं। और देखो ये टाइम भी था वर्ल्ड वॉर का समय, इसलिए वो लोग सोच रहे थे कि अपनी बैटल शिप्स को सीधे एनिमी की कंट्री में उतार दें, जिससे कि इससे पहले कि उनका दुश्मन कुछ समझ पाए वो लोग उसे हरा दें। एनीवेज वो लोग अपने शिप को टेलीपोर्ट करने में कामयाब तो होते हैं, लेकिन जहाँ पर वो भेजना चाहते थे वहाँ पे वो शिप नहीं जाती, बल्कि वो शिप पहुंच जाते हैं डायमेंशन एक्स में। और अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें डायमेंशन एक्स के बारे में बताता हूँ थोड़ा। अब ये एक ऐसा सेपरेट डायमेंशन है जो कि डंजन्स एंड ड्रैगन नाम के गेम में एग्जिस्ट करता है, और ये वही गेम है जिसको कि अपने स्ट्रेंजर थिंग्स के पंटर लोग खेलते थे, यानी कि माइक, विल, डस्टिन और लूकस। इवन अगर तुम्हें याद हो तो स्ट्रेंजर थिंग्स का जो पहला वाला सीजन आया तो उसकी स्टार्टिंग भी इसी गेम के साथ हुई थी, जिसमें वो ये सब उस गेम को खेल रहे थे। एंड इफ अगर मैं तुम्हें थोड़ा ओपन होकर बताऊं तो इसी डायमेंशन एक्स की तरह दिखने वाली जगह हमें स्ट्रेंजर थिंग्स में ऑलरेडी दिख रखी है। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उस जगह की जहाँ पर हेनरी क्रील गया था जब 11 ने उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया था पूरा रियल वर्ल्ड से, यानी कि वो वाला येलोइश वर्ल्ड जिसमें माइंड फ्लेयर एग्जिस्ट करता था। अब अपने कहानी पर वापस आए तो देखो वो शिप तो वहाँ टेलीपोर्ट हो गया था, पर उस शिप के साथ उसके कुछ लोग भी टेलीपोर्ट हुए थे। और जैसे ही वहाँ पे शिप टेलीपोर्ट होता है वहाँ के डेमोगोर्गन्स उन सब पर अटैक करते हैं, जिसमें जितने भी लोग गए थे सबके सब मारे जाते हैं एक्सेप्ट डॉक्टर ब्रेनर का बाप। और वो इस चीज को सर्वाइव तो कर लेता है, बट मेरे को यहाँ क्या लगता है कि इसमें भी माइंड फ्लेयर चाहता था कि वो सर्वाइव करे, क्योंकि जब वो अपने रियल वर्ल्ड में जाता है तो वहाँ उसके ब्लड में माइंड फ्लेयर के सॉइल वाले पार्टिकल्स ट्रांसफ्यूज हो चुके थे, यानी कि मर्ज हो चुके थे। और जब डॉक्टर ब्रेनर का पापा जो है वो रियल वर्ल्ड में आता है, जिसके बाद साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब उन्हें भी ये बात डिस्कवर हो जाती है कि हाँ इसके ब्लड के साथ कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब ये सब चीजें हो रही थी उसी टाइम पर एक रशियन स्पाई जो था वो भी उनके साथ में वर्क कर रहा था, और जब उसने ये सब देखा तो वहाँ के कई सारे राज लेकर एक केव लाइक स्ट्रक्चर में चला जाता है। और ये वही केव लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमें अभी वॉल्यूम 1 में दिखा था, जिससे हेनरी की फट रही थी। एनीवेज इसके बाद वो सारे के सारे राज और जितने भी उसके इक्विपमेंट्स वगैरह थे वो उसी केव में छोड़कर वहां से वो चला जाता है। देन इन सभी कांड से कुछ समय पहले क्रील फैमिली जो है वो नेवाडा से हॉकिंस में शिफ्ट हुई थी। और देखो जैसा कि अपने को सीजन 4 में दिखाया गया था कि हेनरी क्रील यानी कि अपना 001 इतना ज्यादा अजीब बिहेव करता है, इस ड्रामा में उससे थोड़ा सा अलग पोर्ट्रे किया गया है उसको, क्योंकि यहाँ पर वो सोशलाइज करना पसंद करता है। और अपने हाई स्कूल में उसकी मुलाकात होती है पैटी न्यूबी से, एंड ये दोनों काफी ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं जो कि क्लोज आ जाते हैं काफी। और यहीं पर हमें ओक्लाहामा ड्रामा के बारे में भी पता चलता है, और ये वही ड्रामा है जिसकी एडवर्टाइजमेंट को मैक्स ने भी पढ़ा था जब वह हेनरी क्रील के मेमोरीज के बीच में जंप कर रही थी। अब देखो चूंकि हेनरी और उसका पूरा परिवार अभी अभी हॉकिंस में शिफ्ट हुआ था, इसलिए वो डिस्कवर करने के लिए जगह को निकलता है और अपने आजू बाजू के सराउंडिंग को डिस्कवर करते करते वो उसी केव में पहुंच जाता है जहाँ पे रशियन स्पाई ने अपने सारे इक्विपमेंट्स छोड़ के गया था। पर हेनरी का उस केव के अंदर जाने का डिसीजन उसका सबसे हॉरिबल डिसीजन बन जाता है, क्योंकि जैसे उस केव के अंदर वो एंटर करता है माइंड फ्लेयर उसको कंट्रोल कर लेता है और वो उस केव के अंदर लगभग 9 से 12 घंटे के लिए फंस जाता है, जिस बीच में माइंड फ्लेयर उसको उसके पावर्स की अच्छी खासी आइडिया देता है और उसको सॉर्ट ऑफ उसकी पावर्स को हेल्प करना सिखाता है। एंड सिखाने से मेरा मतलब है नॉट इन अ पॉजिटिव वे बट इन अ मोर नेगेटिव वे, क्योंकि माइंड फ्लेयर पूरे उसके दिमाग में घुस जाता है और सम सॉर्ट ऑफ अल्टरनेट पर्सनैलिटी उसके अंदर फॉर्म कर लेता है। अब देखो जब 12 घंटे बाद वो केव से बाहर आता है और पैटी से मिलता है, तब उसे पता चलता है कि पैटी जो है वो अडॉप्टेड है, इसलिए पैटी के कहने पर वो अपनी पावर्स का यूज करके उसकी माँ को ढूंढने का ट्राई करता है। अब यहीं पर मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, और वो ये है कि जहाँ पर 11 को दूसरों के माइंड में घुसने के लिए पट्टी बांधनी पड़ती है अपनी आंखों पर, और उसे कुछ सॉर्ट ऑफ एकदम शांत सराउंडिंग चाहिए होता है, लेकिन हेनरी क्रील के साथ ये सीन बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अपने आंखों पे हाथ रखता है अपना और वो टेलीपैथी करना स्टार्ट कर देता है। एनीवेज जब वो पैटी की माँ को ढूंढने का ट्राई कर रहा होता है तभी उस टाइम पर पैटी के बाप की एंट्री हो जाती है पूरे सीन में, और वो हेनरी को थोड़ा सा हार्म पहुंचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसी टाइम पर हेनरी के पीछे से कुछ जड़ें आती हैं और वो उसके बाप को पकड़ लेती हैं। अब ये जड़ें देखो काफी ज्यादा रिसेंबल करती हैं सीजन 4 वाली जड़ों से। अब देखो सीजन 4 का तुम्हें वो वाला सीन तो याद ही होगा जिसमें वेकना के पीछे से काफी सारे ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर आके उससे जुड़ रहे थे, एंड इस सीन में भी वैसे ट्यूब वाले स्ट्रक्चर आते हैं जो कि उसके बाप को पकड़ते हैं और उसको अंधा कर देते हैं पूरा, और वो उसके बाप को निपटा भी देते हैं, लेकिन तभी हेनरी होश में आ जाता है और बुड्ढे की जान बचा लेता है। और इस पूरे इंसिडेंट का एक न्यूज बन जाता है जिसको कि डॉक्टर ब्रेनर पढ़ लेता है, इसीलिए वो आता है और हेनरी को पकड़ के अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर वो उसको काफी ज्यादा मेंटली टॉर्चर करता है और उसको बताता है कि वो सबसे पैथेटिक जीव है जिसको कि आज तक उसने फेस किया है, और इतने ज्यादा अखंड लेवल पर उसकी बेइज्जती करता है जैसी बेइज्जती अपन ने वॉल्यूम 1 में वेकना को विल की करते हुए देखा था। एंड इतनी बेइज्जती अपनी सुनने के बाद हेनरी अपनी पावर्स को अच्छे तरीके से अनलॉक कर लेता है, जिसके बाद ब्रेनर उसको कमांड करता है कि वो एक क्रिमिनल को मारे जिसको कि पहले डेथ सेंटेंस दे दी गई थी। एंड हेनरी उस क्रिमिनल को निपटाता तो है, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है कि वहाँ पे जितने भी गार्ड थे उन सबको भी मार देता है। देन डॉक्टर ब्रेनर को भी धक्का देके बेहोश कर देता है और फिर वो अपने घर जाता है, जहाँ पर जब उसकी फैमिली उससे पूछताछ करने का ट्राई करती है तो फिर माइंड फ्लेयर वापस उसकी बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और उसके पूरे फैमिली को
मार देता है एक्सेप्ट उसके बाप को छोड़ के। एंड वो चीजों को ऐसा पोर्ट्रे कर देता है कि उसके बाप ने सब कुछ किया। देन ये सब खून खराबा करने के बाद वो पैटी से कनेक्ट करता है टेलीपैथी के थ्रू, और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसी ड्रामा के बैक स्टेज पर मिलेंगे जिसको कि जॉयस डायरेक्ट कर रही थी। एंड वहाँ पे वो दोनों मिलकर भाग जाएंगे वहाँ से। पर भाई चीजें इतनी आसानी से जा कैसे सकते, इसीलिए उस बैक स्टेज पर भी डॉक्टर ब्रेनर की एंट्री होती है और वो यहाँ पर आके हेनरी से कहता है कि पैटी जो उसके काम में दखल अंदाजी कर रही है इसलिए वो उसको भी मार दे। अब देखो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें डॉक्टर ब्रेनर का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि वो जो इतना भी लसनपन है वो सब कर क्यों रहा था। और वो ये सब काम इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो डायमेंशन एक्स को एक्सप्लोर करना चाहता था कि उसके अंदर है क्या चीजें, और सम सॉर्ट ऑफ उसको वेपनाइज करना चाहता था। पर अब डायमेंशन एक्स को एक्सेस करने का एक ही तरीका था, वो था हेनरी के थ्रू, और इसीलिए वो हेनरी के पीछे इतने टाइम से पड़ा हुआ था। पर अब तुम्हें लग रहा होगा कि हेनरी डॉक्टर ब्रेनर के कहने पर तो अपनी लव को मारेगा नहीं, लेकिन देखो चीजें यहाँ से सीधा उल्टा जाने लगती, क्योंकि इस टाइम तक आने तक में हेनरी ने माइंड फ्लेयर के आगे पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था और उसने इस बात को मान लिया था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। एंड ऑल्दो यहाँ पर पैटी उसको काफी ज्यादा मोटिवेट करने का ट्राई करते हैं कि वो फाइट बैक कर सकता है, और इसीलिए वो थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाने का ट्राई भी करता है माइंड फ्लेयर के अगेंस्ट में। इसीलिए पैटी मरती तो नहीं लेकिन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। लेकिन इस टाइम के बाद से हेनरी क्विल का जितना भी पॉजिटिव ह्यूमन वाला साइड था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वो पूरा सॉर्ट ऑफ माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में आ जाता है। जिसके बाद डॉक्टर ब्रेनर उसको कैप्चर करता है, उसका ब्लड निकालता है और कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स के ब्लड में ट्रांसफ्यूज कर देता है अगेन। एंड यहीं से 11 की माँ में भी उसका ब्लड मिलता है जिससे 11 को उसकी पावर्स मिलती हैं, और इसीलिए उसकी पावर्स वेक्ना से काफी ज्यादा रिजेंबल करती हैं। लेकिन इसके आगे की स्टोरी तो तुम सभी को पता है कि ब्रेनर जितने भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड बच्चे थे जिनकी मम्मी के ब्लड में उसने वेक्ना का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया था उन सबको कैप्चर करता है और उन सबको ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। और इसके आगे तो फिर अपनी मेन स्ट्रेंजर थिंग्स वाली स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। अब देखो इस स्टोरी ने कुछ किया हो या फिर ना किया हो, लेकिन काफी ज्यादा लूज एंड्स थे वॉल्यूम 1, उनको इसने अच्छे तरीके से एंड कर दिया। जैसे कि वेक्ना उस केव में जाने से इतना डर क्यों रहा था और अब उसका आंसर हमें पता है। एंड वो ये है क्योंकि उसके लाइफ का सबसे ज्यादा हॉरिबल इंसिडेंट उसका उस केव में ही हुआ था, यानी कि उसकी माइंड फ्लेयर से मुलाकात। पर अब देखो अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स से रिलेटेड सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस के बारे में, मतलब कि विल को उसकी पावर्स मिली कैसे और क्या उसके पास उसकी पावर सीजन 1 से ही थी, मैक्स वेक्ना की मेमोरी से कब रिलीज होगी और हॉली का क्या होगा, देन वेक्ना जितने सारे बच्चों को किडनैप कर रहा है उनसे उसका काम क्या है और उसका फाइनल मोटिव क्या है। एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, इसलिए उसको देखने के लिए सब्सक्राइब करके रख लेना, और तुम्हारे पास भी कोई ऐसा ही क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। वॉल्यूम 1 की पूरी स्टोरी देखने के लिए चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।